previous class we have seen Newton's first law, that's inertia of rest, inertia of motion, कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, लॉ कहता है, और चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलने लगेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था? इनर्शिया ऑफ का रेस्ट का मतलब वही है? नहीं, मैं बताया था, देयर इज ए थिन डिफरेंस। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जब कोई बॉडी रेस्ट में है, आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देते हो तो आपको अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने से अपोज करता है, बदलने नहीं देता है। बताए थे नहीं? कोई हैवी बॉडी है, जब आप उसको पुश करके मूव करवाने की कोशिश करोगे, शुरू में थोड़ा लगेगा कि जोर से रोक रहा है, फिर चलने लगा तो चलने लगा, है कि नहीं? आपके सामने दो ब्लॉक रखे हुए हैं, दो कार्टून हैं, किसका मास ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा है, एक तो उठा के चेक कर सकते हो और पुश करके देखो, जो आसानी से हट गया उसका इनर्शिया कम है, जो हटने में थोड़ा दिक्कत हुआ उसका इनर्शिया ज्यादा है। समझ में आ गया? अच्छा, ये बात है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, क्या आपको बढ़िया से समझ में आ गया एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स क्या है? आप लोग भी सारे बहुत सारे छोटे छोटे चीज पूछे। बताओ, दिस पेन हैज गॉट ए वेट, weight of the pen is a force on the pen. This force is an external force on the pen or internal force? External force. क्योंकि this force is exerted by earth and earth is outside the volume of this. नहीं? तो बारीकी से हमें चीजों को समझना जरूरी है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कोई एक बॉक्स ऐसा है, ऐसा शेप का कोई बॉक्स है, और यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे खड़े होके, ये फ्लोर है, कोई आदमी ऐसे खड़े होके क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है। ही इज गिविंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉक्स और इंटरनल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो बॉक्स मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन सोचो कि बॉक्स का निचला हिस्सा को भी बंद कर देते हैं और वो आदमी खड़ा है, अब क्या हो गया? वो इंटरनल फोर्स। अभी ये पुश करेगा तो बॉक्स मूव करेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? मान लो कि नीचे वाला ढक्कन भी बंद है और उसके ऊपर वो आदमी खड़ा है, अभी वो पुश करेगा तो बॉक्स चलेगा? नहीं चलेगा। नीचे वाला ढक्कन को निकाल दो, अब पुश करेगा तो चलेगा। देखो कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या है एक्सटर्नल फोर्स, क्या है इंटरनल फोर्स। सोचो तो, मैं एक केस बदल देता हूं। यहां कोई एक ट्रक है और ये ट्रक पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है? ये आदमी खड़ा है और ट्रक को पुश कर रहा है। Now he is giving external force or internal force? External force. Balanced force और unbalanced force? क्योंकि वो ट्रक को इधर को पुश कर रहा है और पांव से ट्रक को इधर को उतनी जोर से पुश कर रहा है, नहीं, पांव से ढकेल के कर रहा है ना, तो बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम कहेंगे हाँ सर ये एक्सटर्नल फोर्स है, चलो मानते हैं कि ट्रक के ऊपर हम ढक्कन लगा दिए, अब ये आदमी इंटरनल फोर्स दे रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है? बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड? समझ में आ रहा है? केस बदल देते हैं। दोनों ही केस में आप इसको एक्सटर्नल सोचो तभी मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड उनसे मूव करता है। दूसरे केस में ये इंटरनल हो गया तो तभी बैलेंस्ड है, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एंड नेट इंटरनल फोर्स बिकम जीरो। सो बाय स्टैंडिंग हियर, इफ यू कवर दिस बिकम्स इंटरनल फोर्स, इफ यू डोंट कवर इट बिकम्स एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स। इधर केस द ट्रक विल नॉट मूव। बट सोचो कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं तो सोचोगे तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आया है। नाउ दिस इज व्हाट इज द ट्रक। अब इस ट्रक पे कोई आदमी खड़ा तो नहीं है, वो सुपरमैन है, पुश कर रहा है उड़ते उड़ते। सुपरमैन उड़ते उड़ते पुश कर रहा है। सुपरमैन को पहचान सकते हो ना? मैन और सुपरमैन को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? क्या डिफरेंस है बताओ? अरे वो नहीं, सुपरमैन अंडरगारमेंट्स को पेंट के ऊपर पहनता है, देखे कि नहीं देखा? बाकी अंदर पहनता है, ये उल्टा पहनता है सुपरमैन। तो ये सुपरमैन मान लो यहाँ पर पुश कर रहा है, ही इज गिविंग एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। ट्रक मूव करेगा? हाँ मूव करेगा, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, उड़ते उड़ते पुश कर रहा है, नहीं तो ये मूव करेगा। अभी अगर सही पुराना वाला लॉजिक लगाएंगे तो मैं यहाँ से इसको ढक्कन लगा दिया, अब ये गिविंग इंटरनल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। क्या ये ट्रक मूव करेगा? अरे पहले मूव कर रहा था, खाली हम ढक्कन लगा दिए तो मूव करना बंद कर देगा क्या? हाँ मूव करना बंद कर देगा। कैसे?
कैसे मूव करना बंद कर देगा? ढक्कन खोल दो ट्रक चलता है, ढक्कन डाल दो ट्रक नहीं चलता। कोई बात हुआ? जब में तो नहीं आ रहा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उड़ते उड़ते पुश कर रहा था। यस, वो उड़ कैसे रहा था? हाउ इट वॉज फ्लाइंग? भाई एग्जॉस्टिंग। कोई रॉकेट कैसे चलता है? कोई रॉकेट कैसे चलता है? पीछे से गैस छोड़ता है, वो भी गैस छोड़ रहा होगा, मतलब ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, गैस छोड़ के नहीं जाएगा, वो कुछ कर रहा होगा, नहीं हवा फेंक रहा होगा पीछे की तरफ, तो फिर वो आगे की तरफ जा रहा है। उड़ने का वही तो तरीका है। तो मान लो कि सुपरमैन की जगह मैं क्या करता हूं, इस रॉकेट को ले लेता हूं। अब आप आसानी से समझ पाओगे। ये हो गया रॉकेट जिसको मैं सुपरमैन की जगह लगाने वाला हूं। अब मैं ये रॉकेट को इसको यहां पे लगाया। जब ढक्कन नहीं था, ट्रक चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, रॉकेट पुश कर रहा है। जब ढक्कन लगा दिए, इंटरनल फोर्स बन गया, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव तो आया नहीं है। अभी ट्रक नहीं चलेगा। सर कैसे सर? खाली ढक्कन लगाने से ना लगाने से फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि जब वो इधर को पुश करेगा, जो गैस छोड़ेगा वो गैस आके यहाँ पे मारेगा, और वो गैस यहाँ पे ऐसे फोर्स देने लगेगा। देगा ही नहीं देगा? तो फिर क्या हो गया? जैसे इंटरनल हुआ तुरंत ब्लास्ट हो गया। समझ में आ रहा है? जब तक ढक्कन नहीं था, इट वॉज ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा फोर्स ट्रक के ऊपर नहीं आ रहा था। जैसे इंटरनल हो गया तुरंत इट बिकेम ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा ना? ये तीन डिफरेंस को समझो। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहेंगे? व्हाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए बॉडी? व्हिच फोर्स एक्सटर्नल फोर्स विल बी कॉल्ड ए बैलेंस्ड फोर्स? व्हेन क्या इंटरनल फोर्स का कोई केस एग्जांपल दे सकते हो जब वो अनबैलेंस्ड है? नहीं, इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। नहीं? चलिए, अगर आप लोग इतना बढ़िया समझते हो तो मुझे और एक एग्जांपल बताओ। समझने वाली चीज है भाई, पढ़ के क्या करेंगे हम लोग? चीजें नहीं समझेंगे तो फिर तो हमारे किसी काम का नहीं है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मैं एक केस बनाता हूं, ध्यान से देखो। ये कोई एक बोट है और ये कोई एक दूसरा बोट है। एक बोट में टेबल फैन लगा है, ये मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है। दूसरे बोट में भी एक टेबल फैन लगा है। डिफरेंस ये है कि पहला बोट की केस में ये खुला है, दूसरी बोट की केस में हमने यहां पर एक सेल लगा दिया, पर्दा लगा दिया। यू अंडरस्टैंड? सेल बोट हवा चलने से चलता है ना। जब बोट का स्पीड बढ़ाना है, एक पर्दा लगा देते हैं ताकि हवा उसमें विंड लगेगा तो उनके वेलोसिटी से वो चलेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा केस में बोट ज्यादा स्पीड में चलेगा। केस ए और केस बी पढ़ लेंगे हम लोग बहुत कुछ। न्यूटन फास्ट लॉ इतना गहरी चीज है यार, तुम लोगों को तो खाली स्टेटमेंट दिया जाता है। फिर से आएगा +2 में न्यूटन फास्ट लॉ, फिर से आएगा ग्रेजुएशन में न्यूटन फास्ट लॉ, फिर से आएगा पीजी में न्यूटन फास्ट लॉ। वही न्यूटन लॉ कितनी ऊपर तक, और कुछ लोग तो उसके ऊपर रिसर्च भी करते रहते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। समझ में आया क्या? एनीवे, बताओ कौन सा केस में ये बोट मूव करेगा। पहले सोचो, क्या आप ये एक्सपीरियंस किए हो कि जब किसी एक पाइप से पानी निकलता है, बाथरूम में आप मान लो टैप से एक पाइप लगा है, जैसे टैप खोल दिया पानी निकलने लगा, वो पाइप पीछे की तरफ फेंका जाता है। हैव यू एवर सीन द रिकॉइलिंग पार्ट? इसको रिकॉइलिंग कहते हैं। मान लो कोई पाइप पड़ा है, आपने टैप खोल दिया, पानी गया, रबर का प्लास्टिक का पाइप है, जैसे पानी जोर से जाएगा वो पाइप फेंका जाएगा कि नहीं इधर उधर? हैव यू नॉट ऑब्जर्व? यस, जैसे पानी उधर को निकला, पाइप पीछे की तरफ फेंका गया। द प्रिंसिपल विथ व्हिच दिस रॉकेट इज वर्किंग, पानी इधर से निकला, ये इधर को फेंका गया। समझ में आया क्या? अच्छा, अब देखो, ये जब हवा को इधर को फेंकेगा, क्या ये हवा के चलते एक फोर्स इधर को पाएगा? हाँ, पाएगा ही नहीं पाएगा। सोचो, एक जगह आप एक स्मूथ सरफेस पे खड़े हो, यहाँ पर एक बंडल ऑफ रोप रखा हुआ है, रस्सी रखा हुआ है। आप रस्सी को जबरदस्ती खींच के इधर फेंक रहे हो, ऐसे ऐसे खींच के इधर फेंक रहे हो, तो कंटिन्यूअसली विल यू नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन? होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ये हवा फेंकेगा, अगर ये स्मूथ सरफेस पे रखा होगा तो ये फैन धीरे 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 पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो लगा है बोट के साथ, तो जब खुद जाने की कोशिश करेगा बोट को खींचेगा, तो बोट विल मूव, है कि नहीं? The boat will start moving in this direction when the fan runs. In this case, when the fan runs, it again throws air, and accordingly the boat should move because a force is exerted here. But this wind striking the sail will exert a force like this. Are not they equal and opposite forces? External है, but balance है. In this case, the boat will not move. अब सोचोगे पर्दा लगा दिया, हवा लगेगा तो जल्दी जल्दी चलेगा? अरे नहीं,
हाँ, ये फैन किसी दूसरे बोर्ड पे होता और इसको हवा मारता तो ये चलता। मान लो इसके बगल में और एक बोर्ड खड़ा है, उसके ऊपर टेबल फैन रखें, वो हवा फेंक रहा है, हवा इसमें लग रहा है तो ये इधर को चलता। लेकिन अभी इसी में ही बैठा है, हवा पंखा चलने के कारण ये इधर जाने की कोशिश करेगा, हवा यहाँ पे टकरा रहा है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, नेट फोर्स हो गया 0। दिस बोर्ड विल नॉट मूव बट दिस बोर्ड विल मूव। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो गहराई में जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ में वो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, बड़े बड़े चीज हैं, वो काम करके निकाल देते हैं। हाँ बोलो सर, ये जो दोनों फोर्स है वो तो एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कब बोला कि दो फोर्स का नेट फोर्स 0 होने के लिए एक लाइन में एक्ट करना चाहिए? मैं तो ऐसे नहीं बोला हूँ। Whenever there are two forces acting on body, equal and opposite forces, net force on the body is 0। हाँ, वो रेस्ट में रहेगा नहीं रहेगा बात अलग है, नहीं, नेट फोर्स विल बी 0। अगर कोई बॉडी के ऊपर, इस पेन के ऊपर इधर दिया 10 न्यूटन, इधर दिया 10 न्यूटन, नेट फोर्स तो 0 है ना। कितना है फोर्स इसका? 0। सर मतलब बिना नेट फोर्स के वो मूव कर सकते। हाँ, वही तो समझने वाली चीज है जो हम लास्ट क्लास कंफ्यूजन जनरेट किए कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन हम तो बताए थे कि कोई डंडा ले लो, कोई डंडे को ले लो और इस डंडे को दो फोर्स लगाओ, नेट फोर्स 0 है, इसके बावजूद डंडा मूव करने लगा है। हाउ एंड व्हाई? क्या लॉ गलत है? कोई बम रखे हो, थोड़ा सा आग लगा दो, the bomb will explode, you have given a little fire but the fragments go, no external force is applied। कैसे हुआ न्यूटन्स लॉ? क्या न्यूटन्स लॉ गलत है? नहीं, हम तो बताए थे प्रीवियस क्लास, हमारे समझ में ही गड़बड़ है। तो अब आज की क्लास हमारा ये रहेगा कि कैसे न्यूटन्स लॉ ये सब केसेस में भी सही हुआ। क्या हमारे बात समझ में आ रहा है? सो नाउ इट इज ए बिग इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको समझने के लिए हमें एक नया टर्म को समझना पड़ेगा। दैट टर्म इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। आप छोटे बच्चे हो, आपकी लेवल में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर चीज है। आपकी लेवल में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर चीज है, जबकि दोनों बराबर नहीं है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द वेट इज एक्टिंग। आप कहेंगे पेन का वेट कितना है? मान लो 10 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप कहां पर दिखाओगे 10 न्यूटन? यहाँ पे कि यहाँ पे कि बीच में कि कहां दिखाओगे? हम बताए थे कोई भी फोर्स का इफेक्ट को जानने के लिए फोर्स के बारे में 3 चीज जानना जरूरी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड नहीं। तो जो नॉलेज हमारे पास है उसी को लेके हम लोग करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेट का कहाँ है, वेयर इट इज एक्टिंग। दैट पॉइंट वेयर इट इज एक्टिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जब एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर हर जगह अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर है, तो इन दैट ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बराबर होते हैं। अब कोई बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम पहचानेंगे कैसे? सॉरी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहचानेंगे कैसे, कहाँ है? ठीक है, चलो हमारे पास जो नॉलेज है उसको थोड़ा टटोलते हैं। कोई बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्स आ रहे हैं और वो बॉडी अगर रेस्ट में रहेगा तो दोनों फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट और दे मस्ट बी एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। ये होना जरूरी है। कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे, डंडा रखा है, इधर से आप दे रहे हो 10 न्यूटन, मैं दे रहा हूं 10 न्यूटन, ये रेस्ट में रहेगा क्या? नहीं। हाँ, अगर ये फोर्स को भी मैं यहाँ पे लाके देता हूं सो दैट बोथ ऑफ देम एक्ट अलोंग द सेम लाइन, हाँ, तो ये रेस्ट में रह सकता है। ये जानकारी भी हमारे पास है। ये सारा जानकारी को लेके हम कोशिश करेंगे कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है। सर आप न्यूटन लॉ पढ़ा रहते, कहाँ सेंटर ऑफ, अरे ये चाहिए, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा इसको समझते हैं फिर उसको हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। पहले तो पता करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। इट इज द पॉइंट where it is the point where the total mass of the body is assumed to be concentrated, or it is the point of, आप
application of the force called weight. वेट जिस पॉइंट में एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास कैन बी अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हाँ, तो समझने के लिए तो ठीक है, ये पेन का सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, कहाँ पर इसका वेट एक्ट कर रहा है। चलो कोशिश करते हैं, जहां पर सारा मासेस होंगे वहीं पे वेट होगा, होगा कि नहीं होगा। ये पेन का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, कैसे पता करोगे। चलिए एक दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग, कोई उधारी वाला नहीं, जो हमें मालूम है। हम जानते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर अगर दो फोर्स आए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में आ रहे हैं, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। इधर क्लियर, अब तैयार हो इसके। अब मान लो कि ये पेन का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। ये कोई एक ब्लॉक रखा है, इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। ये पेन का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है मालूम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरी उंगली लगा के उसके नीचे ढूंढने लगा एक पॉइंट, देखो गिर जाता है। एक सुइटेबल पॉइंट मिलने के बाद पता चला ऐसा रखा तो रह गया। अब पेन के ऊपर कितने टॉप फोर्स है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा वेट है, दो ही तो फोर्स है। दोनों फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हैं, मतलब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो होंगे, साथ साथ सेम लाइन में होंगे। मेरा फोर्स तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, मतलब वेट यहीं पे ही नीचे की तरफ होगा। इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी हियर। समझ में आया क्या? So it is the point where the body can be held in equilibrium with a single support. एक सपोर्ट देके जहां पर हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, वो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या तरीका समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है समझ में आ गया, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इट इज द पॉइंट वेयर a single support can keep the body in equilibrium. Equilibrium मतलब at rest, body at rest, ऐसा को ये समझ में आया। तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको निकालना है, क्या आपके लिए कोई डिफिकल्ट चीज हुआ? कैसे निकालेंगे? सपोज हमें इस रिमोट कंट्रोल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है, तो हमें इसके नीचे उंगली लगा के ढूंढना है एक पॉइंट जहां पर वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। ये रह गया रेस्ट में, मतलब जहां पर मैं सपोर्ट दिया हूं वहीं उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे? दो ही फोर्स आ रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है, तो टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। तो मेरा फोर्स अगर इसी लाइन पे ऊपर हो रहा है तो वेट यहीं पे नीचे हो रहा होगा, मतलब वेट जहां पे आ रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे पता चल गया। समझ में आया क्या? कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पता कर लिए। थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अच्छा, और गहराई में जाते हैं और पता करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी कैसे पता कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी आर कंटिन्यूइंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। प्रीवियस क्लास हम लोग उसका फंडामेंटल देख चुके हैं, लेकिन हमारे पास बड़े कंफ्यूजन है। नहीं, बॉल के अंदर कीड़ा छोड़ दिए, जब कीड़ा बॉल के अंदर चलने लगा, बॉल भागने लगा, हम कह रहे इंटरनल फोर्स से बॉल चल रहा है। लॉ बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स, बोला है कि अनबैलेंस्ड होना चाहिए। हम तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए, बैलेंस था और वो मूव करने लगा। तो सारा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना है। आई स्विच्ड ऑन द फैन, आई फाउंड द फैन इज मूविंग, आई सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फैन स्टार्ट्स मूविंग। तो ये सारे घटनाओं को देखने के बाद लगता है शायद न्यूटन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उनको लिखना चाहिए था एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन एनर्जी कुछ नहीं लिखे, खाली एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा? तो उसी के रास्ते में चल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। अब हम पहले समझ गए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सिंगल सपोर्टेड, एक सपोर्ट देने से रहेगा। अच्छा, दूसरा है क्या ये कोई बॉडी है, ये एक हम कहेंगे कोई रेगुलर बॉडी है, रेगुलर बॉडी है। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक स्क्वायर है,
ऐसा स्क्वायर प्लेट है, ऐसा कोई स्क्वायर प्लेट का आप क्या कहोगे, कहाँ कितना, अच्छा यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ले लो ये रेक्टेंगुलर प्लेट, और चलो मानते हैं कि ये कोई एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। ये सारा केसेस में मुझे पता करना है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। सोचो ये स्क्वायर प्लेट को ऐसे पकड़ के सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सेंटर में ही मिलेगा, ऑब्वियसली है, सिमेट्रिकल रेगुलर बॉडी है ना, ऑब्वियसली इट इज एट द जियोमेट्रिक सेंटर, समझ में आ रहा है, जियोमेट्रिक सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है एट दी जियोमेट्रिक सेंटर। जस्ट ड्रॉ टू लाइंस diagonals and see where they are intersecting each other, that geometric center defines the center of gravity, है कि नहीं। इसके केस में भी वही है, just draw two diagonals and see where they are intersecting, that is the geometric center of this body। समझ में आया क्या। इस केस में जो डिस्क है, डिस्क का जो सेंटर है, दो डायमीटर ले लो, एक डायमीटर ये ले लो और दूसरा डायमीटर ये ले लो, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए वहां पर हो गया। तो क्या पता चला कि फॉर रेगुलर सिमेट्रिक बॉडीज सेंटर ऑफ मास, सीएम लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास को, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज एट जियोमेट्रिक सेंटर। ठीक है, आपको मैं एक पीस ऑफ पेपर देता हूं, जिस पेपर को दिखने में दिखता कुछ ऐसा है। हाउ दिस पेपर लुक्स लाइक, सपोज दिस पेपर लुक्स लाइक दिस। अब बताओ इस पेपर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, कैसे करोगे, हाउ विल फाइंड आउट। जियोमेट्रिक सेंटर क्या कहते हैं उसको, मीडियन, सेंट्रॉइड कहते हैं ना। क्या करते हैं, करते क्या है, करते ये भैया कि उसका मिड पॉइंट को, इसका मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ो और इसका मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ो और इसका मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ो, तीनों जहां मिले वहां पर बना सेंट्रॉइड। हमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्यों पढ़ाया जा रहा था, समझ में आ रहा है। मेथड इसका अपना कोई औकात नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, इट इज टू बी यूज्ड। एक स्क्रू ड्राइवर क्या करता है, अपने से कुछ होता है क्या, उसे कुछ फल उगता है उसमें से निकलने, खाने के लिए टेस्ट लगता नहीं, उसको काम में लगाने के लिए। मैथमेटिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि काम में लगाएंगे। तब हमें पता नहीं गया था कि सेंट्रॉइड ऐसे निकलता। सर सेंट्रॉइड निकालते क्यों है, कभी पूछे थे, पूछ के देखो, वो मालूम नहीं है मैथमेटिक्स टीचर को सेंट्रॉइड निकालते क्यों है, क्या जरूरत है उसका डे टू डे लाइफ में। नहीं, देयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ऐसा कोई प्लेट है, तीन प्लेट है, उसको सपोर्ट देना है तो ऐसा पॉइंट निकालो, उस पॉइंट में सपोर्ट दो तो रह जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक सेंटर सेंट्रॉइड क्यों होता है? नहीं, ज्योमेट्रिक सेंटर को जो निकालते हैं उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं यार। तुम बोलोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, अस्मित महांती, उसके पापा का बेटा क्यों, अरे ऐसा नहीं हुआ, पापा का बेटा को अस्मित महांती कहा गया। मतलब सर जो ज्योमेट्रिक सेंटर है हम उसको ही मतलब उसी को ही सेंट्रॉइड कहते हैं। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसे होता है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि कोई ज्योमेट्रिक सेंटर पे मिल जाता है आपका सेंट्रॉइड, तो अभी लगने लगा है कि हाँ कोई भी बॉडी का हम निकाल सकते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज ए रेगुलर शेप्ड बॉडी और ऐसा सेंट्रॉइड निकालना, कोई मान लो कि ऐसा शेप का बॉडी, ऐसा शेप का कोई बॉडी है, तो क्या आप इसका बता सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? नहीं, बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, है कि नहीं। चलिए और भी तरीका ढूंढते हैं कि कोई इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, कैसे पता करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। फॉर एन irregular shape बॉडी, कोई बॉडी है भैया, कुछ वो ऐसा शेप का है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? बड़ा खतरनाक है। हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है, क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। एक तो हुआ अगर ये सचमुच ये बॉडी हमको मिल गया तो इसको पकड़ के उसके नीचे ऐसे उंगली करेंगे,
देखेंगे जहां पर वो आ जाएगा रेस्ट में वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन प्रैक्टिकली बॉडी तो नहीं दिया जाएगा, फिगर दिया रहेगा। और दूसरा तरीका क्या, सपोज इस बॉडी को मैंने कुछ ऐसे झुला दिया, आई सस्पेंडेड द बॉडी लाइक दिस। अब ये बॉडी रेस्ट में है, झूल रहा है कि नहीं, ये बॉडी अभी झूल रहा है। अब ये झूल रहा है तो रेस्ट में है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर वेट एंड द टेंशन इन द थ्रेड। ये थ्रेड इस बॉडी को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। तो पक्का देयर इज ए फोर्स लाइक दिस, यू कॉल इट T. व्हाट इज द अदर फोर्स ऑन द बॉडी? द वेट। सो ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग एंड द बॉडी इज एट रेस्ट। क्या मतलब है? दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन पे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है मालूम नहीं है, जहां एक्ट कर रहा है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बट इट इज समवेयर ऑन दिस लाइन, वेयर आई डोंट नो, इट मे बी हियर ऐसे, या फिर हियर ऐसे, मालूम नहीं है कहाँ पे, हो सकता है हियर ऐसे, लेकिन कहाँ है मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इट मस्ट बी अलोंग दिस लाइन, द वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर ऑन दिस लाइन। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का कहाँ है? इसी लाइन पे है। क्या ये बात समझ में आ गया सबको? ये देखो कायदा पता चल गया, इस लाइन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कंबाइन कर देता हूं, कंबाइन, आई टेक ए कॉपी, फिर मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे घुमा दिया, और चलो मानते हैं कि इसको ऐसे घुमाने के बाद मैं ऐसे इसको झुला दिया दोबारा, मैं इसको दोबारा ऐसे झुलाया, फिर से रेस्ट में, फिर से ये रेस्ट में, मतलब यहां पर जो फोर्स आ रहा है और उसका वेट मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन। तो इसका वेट कहां एक्ट कर रहा होगा? पक्का इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस लाइन, पहले देखे थे दिस लाइन, अब देख रहे हैं दिस लाइन, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही लाइन पे है, मतलब यहाँ पे है, हियर मस्ट बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। जो कोई इर्रेगुलर शेप का बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है जानना चाहते हो, वो बोलेंगे इस बॉडी को ले लो, एक पिन सपोर्ट देके टेबल पे रखो ताकि पिन के ऊपर रहेगा। पिन कहाँ पर देंगे? इस पॉइंट में दे देंगे तो ऐसे रहेगा, क्योंकि वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर बैलेंस्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो क्या कहेंगे, फॉर ए इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता चलेगा? टंग टंग टंग, चलो लिखते हैं, इट इज एट द पॉइंट ऑफ, इट इज मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज और सेंटर ऑफ मास इज। हमारे लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर है हमारे क्लास के लिए, अदरवाइज दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। मास एक जगह होता है, ग्रेविटी दूसरी जगह होता है, लेकिन अभी बताएंगे तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। फॉर द टाइमिंग यू टेक इट ग्रांटेड कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम, जबकि वो सेम नहीं है। ठीक है? हाँ, फॉर एन इर्रेगुलर शेप बॉडी CME सेंटर ऑफ मास इज एट द पॉइंट ऑफ intersection of verticals drawn from two different points of suspension। वो हमारे एक बेटी अभी क्लास कर रही है, उनके क्लास में कुछ पढ़ाया है इधर उधर की चीजें। शी मस्ट बी थिंकिंग सर इज लिटिल वायोलेटिंग, डोंट वरी, तुम्हारा क्लास में जितना पढ़ाया गया है वो भी कवर होगा और उसका 10 टाइम्स कवर होगा, बट हैव पेशेंस, ठीक है ना, विथ क्लैरिटी। समझ में आया? इट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल्स ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन। समझ में आ गया? चलिए पॉइंट नंबर 5, हमें अभी लगने लगा है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होता है कि नहीं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर होता है। क्या ये जरूरी है कि हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर होगा? सोचो तो, सोचो मैं आपको एक हेवी रिंग देता हूं,
आई गिव यू ए हैवी रिंग, ये एक रिंग है, ऐसा शेप का एक रिंग है। अब ये रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बताओ बताओ, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग? तो क्या करोगे आप? इसको किसी एक पेपर के ऊपर चिपकाओ, किसी पेपर जिसका मास नहीं है, मासलेस पेपर सोचो, पतला सा पेपर के ऊपर चिपका दिए और उसके नीचे एक पिन रख के ढूंढो कहां पर रखने से वो रिंग रेस्ट में रहेगा। मान लो कि ये है रिंग, क्या आपको यहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा? तो गिर जाएगा। ये रिंग है, मैं अगर यहां पर इसे सपोर्ट देके रखूंगा तो रहेगा क्या? वो तो ऐसे गिर जाएगा। तो मुझे रखने के लिए यहां पर कहीं रखना पड़ेगा, हवा में। मान लो इसके नीचे एक पेपर चिपका दिया, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उस पेपर पे मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूं जहां पर सपोर्ट देने से रहेगा। क्या वो पॉइंट इस मटेरियल के अंदर रहेगा कि उससे बाहर रहेगा? कहां रहेगा? यहां पे रहेगा कि यहां पे रहेगा? क्या लग रहा है आपको? ए में रहेगा कि बी में रहेगा? ए में रहेगा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरली इनसाइड द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड, बिकॉज इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सिंगल सपोर्टेड। समझ में आ रहा है क्या? अगर इस पिन को, अगर मैं इसको ऐसे झुला देता हूं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं मान लो कि इसको यहां से थ्रेड लगा के झुला दूंगा, क्या इसको थ्रेड लगा के यहां से झुलाने से कौन सा फिगर सही होगा? बताओ। तो मैं ऐसा एक रिंग को थ्रेड लगा के झुलाया, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टेल मी व्हिच फिगर इज करेक्ट? कॉपी, इसको कंबाइन करो, कॉपी करो, बताओ कौन सा फिगर सही है? दिस इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। दूसरा फिगर देखो और बताओ, क्या ये सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड? कौन सा फिगर आपको सही दिख रहा है? 1 और 2? क्या ऐसा कोई झूल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे झूलेगा तो उसके ऊपर दो फोर्स आएंगे, एक टेंशन और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे दोनों सेम लाइन पे हुए क्या? नहीं। लेकिन ऐसा झूलेगा तो ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। यस, दिस इज पॉसिबल। सो दिस में भी एक करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना? क्योंकि दो फोर्स आ रहे हैं, बॉडी रेस्ट में है। तो सर कहाँ आ रहा है? तो यहाँ पर खाली है, कुछ नहीं। अरे इमेजिन करो, फोर्स वहां पे आ रहा है। क्या डू यू थिंक द वेट ऑफ द पेन इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ये वाला हिस्सा का वेट यहाँ पे आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा का वेट यहाँ पे आ रहा होगा। हर हिस्सा का वेट का एनालिसिस करेंगे और इफेक्टिवली निकालेंगे कहाँ, तो लगेगा कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ रहा है। हम लोग मूवमेंट भी तो पढ़े थे ना, इधर वाला फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर वाला फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, घूम नहीं पा रहा है। उस लॉजिक से समझ में आ गया। लेकिन ऐसे सोचे तो जैसे सारा फोर्सेस मिलके यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है? इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग। तुम्हारा सारा बॉडी का वेट कहाँ पे आ रहा है? हाथ का वेट हाथ की जगह आ रहा है, पांव का वेट पांव की जगह आ रहा है, बट इफेक्टिवली यू कैन बी सपोर्टेड ऑन ए स्टिक, है कि नहीं? तो आप कहोगे इफेक्टिवली सारा वेट एक पॉइंट में आ रहा है, जहां पर आ रहा है वही है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बात समझ में आ रहा है? पता चला कोई आया ऐसे हाथ डाला और निकाल के ले लिया, अरे मेरा रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके भाग गया। ले सकता है क्या कोई? नहीं। इट इज द इमेजिनरी पॉइंट वेयर, क्या लिखे पहला स्टेटमेंट में, इट इज द पॉइंट वेयर द ग्रेविटी फोर्स इज एस्यूम्ड टू एक्ट। लगता है कि वहीं पे आ रहा है। नहीं, तुम अपना बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? अंदर है। क्या इसको बाहर निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते? कैन यू नॉट मूव योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट? आप खंबे जैसे इसे खड़े हो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। अगर आप अपने आप को थोड़ा झुका दोगे तो क्या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर नहीं आ जाएगा? जैसे रिंग है, ये रिंग अगर नहीं होता, कोई स्ट्रेट बार होता तो वो अंदर होता, टेढ़ा हो गया तो बाहर आ गया। When you bend, your center of gravity is out. इसलिए किसी के सामने झुकना मत, वो लेके भाग जाएगा तो तेरा सारा मास उसके साथ चला गया। मम्मी मम्मी मेरा सेंटर ऑफ मास वो आदमी लेके चला गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इट्स इमेजिनरी पॉइंट वेयर द टोटल वेट इज assumed to be acting और total mass is assumed to be concentrated। समझ में आ रहा ना? जो पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग कहते हो mgh, कितना ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। कौन? दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसलिए जब हाई जंप करते हैं ना बच्चे, मान लो कि यहाँ पर कोई एक डंडा रखा है, यहाँ पर कोई एक डंडा है और ये डंडा ऐसा है। आपको अगर हाई जंप करके दौड़ के आके इसके ऊपर से पार होना है तो यू नीड नॉट जंप लाइक दिस। कोई गधा रहेगा तो वो ऐसे जंप करेगा, वो क्या करेगा? ऐसे आएगा, सीधा दौड़ के जंप करके ऐसे करके निकलेगा, है ना? ही हैज टू डू मोर वर्क। कोई इंटेलिजेंट रहेगा तो क्या करेगा?
जंप करेगा और यहां पर आते आते अपने आप को ऐसा टेढ़ा कर देगा, तो उसको अपना सेंटर ऑफ मास को पूरा ऊपर लेने की जरूरत नहीं पड़ा, वो मुड़ गया ऐसे, ये डंडा है वो आया ऐसे करके मुड़ के जंप कर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे से पार हो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उठाने के लिए और भी ताकत की जरूरत था, उतना कम ताकत में उठ गया। दैट इज द टेक्निक हाउ यू हैव टू जंप। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये हो आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदर है, अगर आप ऐसे करके ऐसे जंप कर लेते हो बेंड होके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नीचे से पार हो गया ना, उसको उठाना नहीं पड़ा, तो यू नीड नॉट गिव मोर एनर्जी टू जंप। कि बात समझ में आ रहा है? वो टेक्निक है कैसे करते हैं। तो बात ये हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरली इनसाइड द बॉडी, इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी। थ्रू दिस एग्जांपल्स आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया? तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा फिगर्स बनेंगे, यहाँ पर रखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरली ओ ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ gravity is not necessarily inside the body, it is an imaginary point and may be outside the material of the body। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं आपको एक डिस्क दिखाता हूं, ये है कोई डिस्क, ये डिस्क में एक छेद है, ये डिस्क में एक छेद है, ठीक है, ये डिस्क में क्या हुआ है, छेद हुआ है, ऐसा हुआ है। मान लो कि एक डिस्क है, डिस्क में एक छेद है, डिस्क विथ ए होल, ठीक है। अब बताओ ये डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका? एट दी सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, जहां पर कोई मटेरियल है नहीं। अगर इसको रेस्ट में रखना है सिंगल पिन सपोर्ट देके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक पेपर के ऊपर इसको चिपका दो, चिपकाने के बाद उस पेपर की इसी जगह पे एक सपोर्ट दे दो, रहेगा, जो कि मटेरियल के अंदर नहीं है, मटेरियल से बाहर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? या फिर डिस्क को अगर अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड करोगे, जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होंगे वो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? एट दिस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट इज अपीयरिंग टू एक्ट। मतलब मान लो कि इसको यहां से झुला दिए, झुला के हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर यहां से झुला दिए, फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा? तो इट इज नॉट नेसेसरी इनसाइड द बॉडी, इट कैन बी आउटसाइड। सब कुछ तो नहीं लिख सकता ना, कुछ कुछ समझोगे, सारा लिखेंगे तो नोट्स बड़े हो जाएंगे। क्या बात समझ में आया? चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में और कुछ नई चीज देखते हैं। आप लोग सब जो आप आई एम हेल्पिंग यू टू डिस्कवर थिंग्स दैट यू नो, जो आप ऑलरेडी जानते थे उसी को मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं। जैसे ये पेन को मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रखा हूं, बिकॉज माई पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्लियर है, सबको मालूम है? नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक 5 रुपये का कॉइन रख दूंगा, यहाँ पे 5 रुपये का कॉइन रख दूंगा, तो क्या तब भी ये यहाँ पे रहेगा? क्या होगा? गिर जाएगा, क्लुक। मैं चाहता हूं कि 5 रुपये का कॉइन रखने के बावजूद ये रहे, तो मेरा पॉइंट ऑफ सपोर्ट को जहां था वहीं रखेंगे, तो कि थोड़ा सा 5 रुपये कॉइन की तरफ ले जाएंगे या फिर 5 रुपये कॉइन से दूर ले जाएंगे, थोड़ा सा 5 रुपये कॉइन के पास ले आएंगे। आर यू गेटिंग? देखो ये चीज आप जानते हो, मैं नहीं बता रहा हूं, यू नो इट ऑलरेडी, मैं खाली अंडरलाइन करके बोल्ड कर रहा हूं कि हाँ देखो तुम जानते हो। ये पेन अभी रेस्ट में है, मैं यहाँ पर एक 5 रुपये का कॉइन रख दिया, टुडुक करके गिरने वाला था, नहीं गिरने के लिए मैं क्या किया, सपोर्ट को थोड़ा इधर को कर दिया, अब ये रह गया। इसका मतलब पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, एक 5 रुपये का कॉइन रखने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हो गया। दैट मींस व्हेनेवर यू आर एडिंग एनी मास टू ए सिस्टम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टूवर्ड्स द मास। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है? तो उस चीज को लिखेंगे।
whenever any mass is added to a system, the center of mass or center of gravity shifts towards the added mass and vice versa. मेरा काम है कि आपको जो मालूम है बस उसी चीज को आपके सामने रखना है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको ये समझ में आ गया तो बताओ इनमें से कौन सा फिगर सही है। मैं एक छोटा सा बॉल लिया हूं और उसको एक पतले से रॉड से ऐसे जॉइंट कर दिया हूं और यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल लिया हूं और ये बड़ा बॉल है, ये बड़ा बॉल इधर है, ये छोटा बॉल है। मान लो कि ये 2 kg का है और ये है 3 kg का। आपको बताना है कि ये जो 2 kg 3 kg वाला बॉल मैं दिखा रहा हूं, इसको अगर मैं इक्विलिब्रियम में रखूंगा तो कौन सा फिगर करेक्ट है। ये है 2 kg, सॉरी ये क्या हो गया, जस्ट हाँ चलो थोड़ा इसको कलरफुल कर देते हैं, इसलिए लो गुस्सा हो रहे, ये हो गया ऐसे। अच्छा, ये जो 2 kg 3 kg का 2 बॉल है, एक छोटा बॉल है एक बड़ा बॉल है, इन दोनों बॉल को मैं क्या करता हूं ऐसे लेना चाहता हूं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर सही है। You have to see and tell कौन सा फिगर करेक्ट है। ये है 2 kg का बॉल है, ये 3 kg का बॉल है और इस बॉल को मैं यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हूं और ये रेस्ट में है। दूसरे केस में ये सपोर्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं, कुछ यहाँ पे है। तीसरे केस में ये सपोर्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं, कुछ यहाँ पे है। तीसरे केस में ये सपोर्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं, कुछ यहाँ पे। आपको बताना है कि कौन सा केस में फिगर सही दिख रहा है आपको। इफ द अरेंजमेंट इज एट रेस्ट, व्हिच फिगर इज एट रेस्ट। ए बी सी, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। कौन सा फिगर आपको सही लग रहा है? बी। क्यों? आपको मालूम है, लेकिन क्यों मालूम नहीं है वो क्यों बताने वाले काम मेरा है। जो आपको मालूम है उसी को आगे बढ़ाना है। देखो हम कहां पे सपोर्ट देने से वो रेस्ट में रहेगा, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जहां पे वेट एक्ट कर रहा है। एंड वेट एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर द 2 फोर्सेस एक्टिंग। दोनों फोर्स कोई बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में आना चाहिए। मतलब where I can keep this single support and hold it in equilibrium at the center of gravity। अगर ये भी 2 kg ये भी 2 kg होता तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर हम और 1 kg जोड़ दिए हैं तो ये बन गया 3 kg। ये मास इज एडेड तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले यहाँ था ये भी 2 kg होता, ये भी 2 kg होता तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है। लेकिन और 1 kg यहाँ पर जोड़ दिए 1 kg, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स दिस। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? थोड़ा 3 kg के पास है कि नहीं? तो इसलिए वहां पर देने से रहेगा। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो लिखा हूं वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या? वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि whenever you are adding a mass, center of mass goes toward the added mass. If you remove a mass, it will move away from the removed mass. ये पेन को मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखा हूँ क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे उंगली के ऊपर है। इधर से एक हिस्सा काट के निकाल दिया, फिर भी रहेगा क्या? नहीं, मेरे को थोड़ा अपने उंगली को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। क्या मेरी बात समझ में आ रहा? नहीं? अच्छा, सोचो कोई आदमी, इनमें से कौन सा आदमी लग रहा है कि पॉसिबली ऐसे खड़ा है? ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। 3 लोग खड़े, तुमको देखो बताओ कि ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसे खड़े होना। मैं 3 फोटो दे रहा हूं। पहला हुआ एक आदमी कुछ ऐसे खड़ा है, पहला आदमी ऐसा है, वो बोला कि मैं बहुत एरोबैटिक्स करता हूं और मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है।
ये ऐसे खड़ा है, हाथ को ऐसे करके, ये हाथ है उसका, अरे हाथ गंदा हो गया, चलो हाथ वो कुछ नहीं है, ये आदमी ऐसे खड़ा है, ये हाथ इसका यहाँ है, ये आदमी, अच्छा पाँव पीछे की तरफ, पाँव आगे की तरफ, क्या ये आदमी ऐसे खड़े हो सकता है? सोचता है, क्या ये आदमी ऐसे खड़े हो सकता है? सेम आदमी, हाथ को पीछे की तरफ कर दिया है वो, क्या ऐसे खड़े हो सकता है? और ये आदमी का हाथ थोड़ा उल्टा है, ये कुछ ऐसा कर दो, ये आदमी ऐसा करके खड़ा है हाथ को, क्या ये आदमी खड़ा हो सकता है ऐसे? या ये आदमी ऐसे खड़ा हो सकता है हाथ को इधर करते हुए, पांव इधर है? इनमें से कौन सा आदमी सही सलामत खड़ा है आपको लग रहा है? ऐसा हो सकता है, दूसरे केस में नहीं हो सकता। क्या आपको इमेजिन हो रहा है? पहला केस में वो ऐसे झुक के खड़ा है, सामने की तरफ हाथ ऐसे किया, ये। दूसरे केस में झुक के खड़ा है, हाथ पीछे की तरफ किया। कौन सा केस में? ए और बी, कौन सा केस में वो आदमी ऐसे खड़ा हो सकता है? बताओ। देखो वो खड़ा है नीचे, तो उसकी पाँव पे तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा ना, पाँव पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा ना। दैट मीन्स अगर एक आदमी के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स है तो दूसरा फोर्स मस्ट बी अलोंग दी सेम लाइन, मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना जरूरी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस लाइन पे होना जरूरी है, इस लाइन पे होना जरूरी है कि नहीं? लेकिन सोचो तो, ये आदमी खंबा जैसा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहीं आ रहा होगा, फिर और ये इधर को कोई मास झुला रखा है, सेंटर ऑफ वेट तो इधर आ गया होगा, है कि नहीं? जबकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ होगा और ये हाथ पीछे की तरफ किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इधर को डिस्प्लेस हो गया होगा, जो कि इसके ऊपर आ सकता है। सो दिस इज द पॉसिबल फिगर व्हिच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग? तो आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हो? कर सकते हो ना? अच्छा बताओ, मैं आपको एक दूसरा केस देता हूं, व्हिच फिगर इज करेक्ट? क्योंकि ये सारा चीज मुझे जरूरत पड़ेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझाने के लिए, इतना गहरा लॉ है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक केस दे रहा हूं, ये हुआ एक वुडन प्लेट जो दिखने में ऐसा है, ये वुडन प्लेट है और जमीन पे खड़ा है, और ये दूसरा है, दूसरा केस है, कैसा? ये वुडन प्लेट। कौन सा फिगर आपको लग रहा है कि सही है? ये जमीन पे खड़ा है। व्हिच फिगर इज अपीयरिंग टू बी करेक्ट? ए और बी दोनों जमीन पे खड़े हैं। व्हिच फिगर इज अपीयरिंग टू बी करेक्ट? दोनों जमीन पे खड़े हैं, है ना? दोनों जमीन पे खड़े हैं, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है। कौन सा फिगर सही लग रहा है आपको, ए और बी? क्योंकि कोई भी बॉडी रेस्ट में रहने के लिए दोनों फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ दे मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखने से ही पता चल रहा है कि कहीं बीच में होगा, थोड़ा सा इधर लगा है तो साइड थोड़ा सा इधर होगा, लेकिन ये तो एक्ट करेगा ऐसे, और इसका नॉर्मल रिएक्शन यहीं पे ही कहीं आएगा, कहीं भी आए। क्या दोनों सेम लाइन में होते हैं? नहीं होते हैं, ऐसा नहीं रह सकता वो, है कि नहीं? जबकि इसमें हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वाला हिस्सा नहीं होता, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पर होता, ये कुछ एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, थोड़ा सा सरक गया होगा, यहाँ पे आ रहा होगा वेट, हाँ तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी आ सकता है और आके ये रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये रह सकता, ये रह नहीं सकता। आर यू एबल टू फॉलो? है इसके ऊपर IIT JEE का एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन करो और बताओ, देखते हैं कौन बताएगा, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हुआ ऐसा, यहां पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पे कोई एक सिलेंडर रखा हुआ है, ए वेरी रफ इंक्लाइन प्लेन। सिलेंडर का रेडियस r दिया हुआ है और ये हाइट h दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? अगर ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन को मैं बढ़ाने लगूंगा, धीरे 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 एक पर्टिकुलर एंगल के बाद धम करके गिर जाएगा। आर यू गेटिंग? ये एक पर्टिकुलर एंगल के बाद धम करके गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? आपको बताना ये है कि कितना एंगल के बाद ये गिरेगा, या फिर कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा तक ये रेस्ट में रहेगा।
Find the maximum value of theta for which the cylinder can rest on this rough inclined plane. Rough है मतलब फिसलेगा नहीं, फिसलना अलाउड नहीं। समझ में आया क्या? तो क्या बताना है? ये क्या है? रफ प्लेन है। IIT JEE का है भैया, कंसेप्ट से करो, आप लोग कर सकते हो। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि ये सिलेंडर है। अरे सिलेंडर खुल गया, इधर से खुल गया, इधर से। अच्छा, ये है सिलेंडर और ये सिलेंडर की केस दिया है और यहाँ पे दिया है कि सिलेंडर है। फाइंड मैक्सिमम थीटा फॉर व्हिच द सिलेंडर कैन remain at rest on the rough plane। कितना मैक्सिमम थीटा तक ये रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, है ना? फिसलेगा नहीं तो रेस्ट में रहेगा। बोलो बेटा, कुछ बोलोगे? नहीं, सोचो 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 सोचो, ठीक है। अभी हुआ यूं है कि ये जो वेट है इसका, ये यहां पे एक्ट कर रहा है। जैसे ये सिलेंडर सीधा था तो वेट वाज एक्टिंग लाइक दिस, नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, है कि नहीं? जैसे हम सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा किए, अब मैं सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आई एम इंक्लाइनिंग दिस सिलेंडर। मैं जब इस सिलेंडर को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, अब क्या हो गया? अब हो गया ऐसे कि अब ये लाइन भी तो ऐसे हो गया। अब ये क्या हो गया? सोचोगे तो आप कहोगे इसका वेट जहां एक्ट कर रहा है तो वहीं एक्ट कर रहा है, बट नाउ रिजेक्टिंग लाइक दिस। तो मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स कहां पे आ रहा होगा? यहाँ पे आ रहा होगा। बॉडी रेस्ट में है तो द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू दिस, क्योंकि दो ही तो फोर्स है। प्लेन के चलते एक फोर्स आ रहा है और ये वेट आ रहा है, उसका दो फोर्स है, दोनों फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। आप कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कुछ इधर को होगा। यू आर करेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स होगा इधर को, एक नॉर्मल फोर्स भी होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों का रिजल्टेंट एक फोर्स निकलेगा ही नहीं निकलेगा, दैट इज दिस फोर्स। इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ ए नॉर्मल पुश, द प्लेन इज गिविंग टू फोर्सेस ऑन द सिलेंडर। दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। अगर दोनों को मिला के एक फोर्स बना दिए, वो एक फोर्स है और वेट एक फोर्स है, दो ही तो फोर्स है। दोनों फोर्स को इक्वल एंड ऑपोजिट होना जरूरी है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन दिस? इट मस्ट बी वर्टिकली अपवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे जबरदस्ती तुम लोग हाँ कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं कहाँ लेना चाहता हूँ, ये सिलेंडर है, अब ये फिसलने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा और एक नॉर्मल फोर्स ऐसे होगा। सोचो कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स ऐसे लगाएंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा? ऐसा होगा। थोड़ा बहुत हम लोग ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे, द फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा ठीक है, हम इस बॉडी को टेढ़ा किया और ये सपोर्ट दिया, और टेढ़ा करेंगे। और देखो अगर जब ये सीधा था, ये वाला मेरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ था? यहाँ था। जैसे टेढ़ा किए कॉन्टैक्ट फोर्स का पॉइंट धीरे धीरे सरकने लगा है नीचे की तरफ, है कि नहीं? अब अगर एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि यहाँ पे आ रहा है वेट और यहाँ पे आ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको अगर और टेढ़ा करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स देने के लिए जगह बचेगा क्या? ये तो बाहर आ जाएगा, नहीं? सो तो फिर मैक्सिमम थीटा जब ये जस्ट गिरने वाला है उसके बाद क्या होगा? ये नहीं है, खाली ये है, टपक करके गिरा देगा। नीचे से कोई कांटेक्ट नहीं है, वेट एक्ट कर रहा है तो इसको क्या करेगा? टपक करके गिरा देगा, इट विल टपल। सो फॉर नॉट टपलिंग एट द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, दैट मींस द मिनिमम थीटा फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट एक्ट अलोंग दिस लाइन। देखो अगर समझ सको तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो क्या करेंगे? थोड़ा सोचे कि तुम लोग अच्छे बच्चे बना दो। कोने में आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं सर ऊपर से जा रहा है सर, ऐसा नीचे से जा रहा है, अंदर से नहीं जा रहा है, ऊपर से या नीचे से जा रहा है? आ रहा है समझ में? अब मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि कितना एंगल करना है। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी इसको भगाते हैं।
तो ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये हो गया थीटा, हुआ ना। और ये हाइट कितना है, h/2, और ये कितना है, r। tan थीटा कितना है, tan थीटा r/h। यहाँ से आपको थीटा का h/2, सॉरी ये था h/2, r/h/2, सो इट इज 2r/h। इतना एंगल टेढ़ा करेंगे कि tan थीटा का वैल्यू 2r/h की बराबर होगा। उससे ज्यादा एंगल टेढ़ा करेंगे तो समझ में आया? नहीं समझ में तो छोड़ो, ज्यादा डिफिकल्ट हो गया तुम लोगों को। समझ में आ गया? नहीं आया? क्या क्या नहीं समझ में आया? फिगर समझ में आया? फिगर समझ में आया नहीं आया कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? पहले बताओ। कैलकुलेशन समझ में नहीं है, फिगर समझ में आया। मतलब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा ये लाइन ऐसे रहेगा, समझ में आ गया? अब उसमें क्या रखा है आपको तो मालूम है कि आपका जो सिलेंडर है वो आपका नहीं मेरा है, जो सिलेंडर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, बीच में तो है। और यहां से ये ऐसे जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना है भैया, r। ये कितना है, h/2, और ये r। ये एंगल थीटा है, समझ में आया? नहीं आया? देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, और ये हो गया थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, p/v। p हो गया r, b हो गया h/2। समझ में? अरे मान लो tan थीटा का वैल्यू आया √3, तो थीटा कितना आया, 60 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू से थीटा निकाल देंगे, है कि नहीं? अगर sin थीटा का वैल्यू मालूम है तो वहां से थीटा नहीं निकाल सकते क्या? sin थीटा इज हाफ, थीटा कितना है, 30 डिग्री, है ना? डिपेंड करता है वैल्यू सब। तो पता चल गया कि tan थीटा मिल गया तो 2r/h होगा। ऐसे हमारे पास टेबल भी है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा यू कैन फाइंड आउट tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कुछ दिया है तो उसमें थीटा का वैल्यू निकालने का वैल्यू भी है। तुम लोग मत सोचो कि खाली 5-6 तो वैल्यू के लिए, सारा वैल्यू के लिए कैलकुलेटर कैन गेट एवरी वैल्यू। नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू 0.1, थीटा कितना होगा, निकल जाएगा। 0.2 निकल जाएगा, 0.3 निकल जाएगा, हर चीज के लिए निकल जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ तो क्या पता चला, कितना मैक्सिमम टेढ़ा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, छोड़ो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में समझ में आए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहला हुआ, इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated और the total weight of the body is acting, that is called center of gravity। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नॉट द सेम पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ में हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर है तो दोनों सेम पॉइंट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, मतलब मैं इतना एक लंबा डंडा लेके गया जो अर्थ से शुरू करके मून तक पहुंचता है, तो ये डंडा का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? तो मिसकंसेप्शन मत पालना कि दोनों बराबर चीज होते हैं, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में दोनों बराबर होते हैं। दूसरा हुआ कि इट इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर फॉर रेगुलर बॉडीज। कैसे निकालते हैं फॉर इरेगुलर बॉडीज? इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सिंगल सपोर्टेड, और इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन। दो अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड करेंगे, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो वर्टिकल्स, वहां पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हो गया। तीसरा हुआ, इट मे और मे नॉट बी इनसाइड द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। चौथा हुआ कि whenever you are adding any mass to a system, center of gravity shifts towards the added mass। समझ में आया क्या? और whenever you remove any mass from a system, center of mass shifts away from the removed mass। अब सर इतना सारा कहानी से एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे सेंटर मास कहाँ है, उसको जानने का अपना तरीका है। दैट इज देयर इज ए मैथमेटिकल अप्रोच हाउ टू नो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। उसको हम लोग पढ़ेंगे हर क्लास में। सेंटर मास कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एन एक्सिस इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi(xi) बाय समेशन ऑफ mi। तुम लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सुनो मत, भूल जाओ, ठीक है? बताएंगे जब थोड़ा बड़े हो जाओगे तो बताऊंगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो IIT JEE में आया है, ठीक है, आपको सोच के बताना है। यहां पर एक थ्रेड से एक बड़ा सा एक हॉलो स्फीयर झूल रहा है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है।
स्फीयर है, पानी भरा हुआ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, बीच में, भरा हुआ है पानी। मेरी बात समझ में आ रहा है? पानी भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एट दी सेंटर। अगर मैं नीचे से एक छोटा सा छेद कर दिया और पानी यहां से लीक करने लगा, मैं जानना चाहता हूं हाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज गोइंग टू मूव। क्वेश्चन समझ में आ गया? इन फिगर shown the hollow sphere is filled with water, hollow sphere is filled with water। ये फिगर में hollow sphere is filled with water। If water gradually leaks from bottom, the center of mass of sphere and content will remain as it is। Slowly come down, slowly go up, first comes down and again goes up। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास के साथ, सोचना है। IIT जेई का है, एडवांस का, जेई मेन का नहीं है। ऑप्शन डी तुम लोग लग रहा है ए। चलिए सोचते हैं, पहले मैं बताऊं कि अगर मैं ये जो स्फीयर है यहां से नीचे से अगर पानी का निकलने लगेगा, अगर ये निकलने लगेगा पानी नीचे से, खाली किधर से होगा, नीचे से कि ऊपर से? ओए किधर से खाली होगा? नीचे से पानी निकल रहा है, खाली ऊपर से होगा कि नीचे से होगा? ऊपर से होगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी निकलने लगेगा आप देखोगे कि ऊपर से खाली होने लगा है कि नहीं? अब एनी मास रिमूव्ड, तो सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड्स द रिमूव्ड मास और अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। सेंटर ऑफ मास नीचे धीरे धीरे आने लगेगा, है ना? जैसे जैसे और पानी निकलने लगेगा सेंटर ऑफ मास नीचे आने लगेगा। क्या ऐसे निकलते निकलते, ओहो कहाँ गया? हाँ, क्या ऐसे निकलते निकलते सेंटर ऑफ मास निकल के बाहर गिरेगा? तुम उठा के लेके आओगे, देखो देखो सेंटर मास गिर गया, निकले जाएगा बाहर? नहीं। तो क्या होगा? तो जैसे जैसे पानी घटने लगा सेंटर ऑफ मास नीचे आने लगा। जब सारा पानी निकल जाएगा तब ये हॉलो स्फीयर है, कहाँ जाएगा वो? फिर से सेंटर में ही होगा। मतलब जब पानी का लेवल काफी कम हो गया, है ना, फिर से ये बढ़ने लगेगा ऊपर और आके अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट कम्स डाउन एंड अगेन गोज अप। ऑप्शन इज डी। सर वो ऊपर आना कब शुरू करेगा? यस, ये डिफिकल्ट बात हो गया। नहीं, ऊपर आना कब शुरू करेगा? जब काफी कम पानी हो जाएगा। इस स्फीयर का भी अपना मास है। मान लो इस स्फीयर का मास है 5 kg, पानी रखा है 10 kg। जैसे जैसे पानी घटते घटते 1 kg 2 kg के आसपास आ जाएगा, तब देखोगे कि पानी काफी कम हो गया है। अब फिर से ये ऊपर चढ़ने लगेगा। वो पॉइंट को निकालना तुम्हारे लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो तो फिर भी पानी के पास से जाना चाहिए। उधर क्यों? ज्यादा मास। कैसे? ज्यादा मास कहाँ है?
जैसे पानी यहां तक आ गया मेरे भाई, यहां तक आ गया, अब सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे है, सपोज अब जैसे पानी घटेगा, तो पानी घट रहा है तो ये किधर जाएगा, वो मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास, इधर हिस्से का पानी घट रहा है तो फिर भागना लगेगा ऊपर, नहीं, जब तक पूरा पानी घट जाएगा फिर से यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ तक घटेगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, आधा पानी के बाद जैसे आधा पानी खत्म हो गया फिर से ये चढ़ना शुरू हो जाएगा, तब तक जब तक ऊपर वाला हाफ पानी खत्म हुआ होगा तब तक ये यहाँ पर आया होगा, जैसे निचला हिस्सा का पानी भी खत्म होने लगा वो फिर से ऊपर चढ़ने लगा। सर वो पूरा मतलब जहाँ पर था वहाँ पर तब आएगा जब सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा तो जहाँ था वहीं पे वापस आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है ना। तो ये सारा जो हम लोग अभी जानकारी लिए सेंटर ऑफ मास के बहाने, ये सारा जानकारी हमें मदद करेगा बताने में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट masses। मतलब whenever you are talking about Newton's first law, don't look at the body, look at the center of mass of the body। समझ में आया? Yes। अब ये सारा कंसेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहेंगे न्यूटन्स लॉज, ऑल द लॉज, न्यूटन्स लॉज आर applicable only for point masses। पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर लॉ को हम रेक्टिफाई करना चाहेंगे अपनी एनलाइटेंड नॉलेज के साथ तो क्या कहेंगे? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, the center of mass of the body will remain as it is if it is at rest। the center of mass will remain at rest। Are you getting? तो क्या लिखेंगे? as long as, जो स्कूल वाले नहीं बोलेंगे ये तो एक्स्ट्रा है, as long as no external force, external unbalanced force acts on a body at rest, its center of mass remains at rest। अब चलो सारे पुराना एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं, समझ में आया? कोई डंडा था, आपने डंडे के ऊपर 2 फोर्स दिए, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, क्या डंडा रेस्ट में रहा? मूव कर गया। न्यूटन लॉ कैसे जस्टिफाई हुआ? अरे न्यूटन लॉ इज टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। डंडा घूमेगा लेकिन क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? I switch off the fan starts moving। I didn't supply any external force, how come the fan is moving? Oh, the center of mass that is not moving। नहीं, फैन के केस में तो और भी खतरनाक है। सोचो कि ये कोई एक फैन है और ये इसके तीनों विंग है ना, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। सोचो हमने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक विंग को निकाल दिया, क्या सेंटर मास अभी यहीं रहेगा? कहाँ रहेगा वो? इट विल बी समवेयर हियर, मूव्ड अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। अभी अगर पंखा को चलाओगे तो क्या वो हेड सीधा रहेगा? वो हेड भी ऐसे ऐसे घूमेगा और यू विल सी दिस पॉइंट इज कांस्टेंट, द हेड इज मूविंग। आर यू गेटिंग? वो स्पिन करने के साथ साथ हेड भी ऐसे 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 होने लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट को कांस्टेंट रखना है। इस पॉइंट के चारों तरफ वो घूमने लगेगा। द एंटायर फैन विल रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। सोचो इस पॉइंट में घूमेगा, कभी ऐसा है तो कभी ये फैन, कभी ये फैन कहाँ गया रे? ये फैन कभी ऐसा है तो कभी थोड़ा घूम गया, ऐसा है ना। ये पॉइंट कॉमन रहेगा, ये पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो? इस पॉइंट को कॉमन रखते हुए ये घूमने लगेंगे। मतलब फैन का जो हेड है लगा है ना, वो हेड भी ऐसे ऐसे घूमने लगेगा अगर एक विंग निकाल दोगे तो, समझ में आया? या फिर पंखे के ऊपर छोटा सा एक मैग्नेट फिट कर दो, फिर देखो उसका हेड ऐसे ऐसे घूम रहा है,
क्योंकि मैग्नेट फिट कर दिया तो सेंटर मास शिफ्ट हो गया। रीडिंग, ये तुम्हारा पंखा लगा है, ये जो पंखा लगा है इस पंखे के साथ आपने क्या करोगे, हाँ, इसमें आपको एक मैग्नेट ले लो, अपनी पंखा में लगा दो, चिपका दो एक्सट्रीम एंड में, तो सेंटर मास थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। फिर घर में पंखा चलाओ और देखो, लेकिन जोर से मत चलाना, छिटक के जाएगा, किसको लगेगा, समझे, ऊपर की तरफ फिट कर देना। फिर देखो पंखा का हेड भी हिल रहा है, क्योंकि इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट द सेंटर पॉइंट, इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ हाँ, कोई भी चीज मैग्नेट रखोगे तो चिपक के रखेगा, कोई दूसरा चीज रखोगे तो बांध देना उसको टाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाँ, कोई चीज रखा है, जब तक धक्का नहीं दोगे नहीं चलेगा। कौन बोले थे? न्यूटन बोले थे। तुमको खाक बोले थे? हर कोई जानता है न्यूटन क्या बोले। समझ में आ रहा है? अभी सोचो, क्या तुम लोग बचपन में कभी ऐसा वाला खेला खेलोगे? लड़कियां खेलते हैं, एक लड़की है ना, ये हो गया, दूसरी लड़की, ये क्या करते हैं, दूसरे का हाथ को पकड़ लेते हैं और गोल गोल घूमते हैं। हैव यू नॉट एवर ऑब्जर्व्ड? देखो ना, एक दूसरे का हाथ को पकड़े गोल 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 दोनों घूम रहे हैं। इमेजिन करो सच ए सिचुएशन, एक लड़की दुबली पतली सी, दूसरा हेवी, तो कैसे घूमेंगे दोनों? हेवी वाला अपनी जगह रहेगा और दुबली वाली तो उसके चारों तरफ घूमते रह जाएगा। इज नॉट इट? क्या हुआ, वो दुबली और मोटी दोनों को ले लो, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे मिलेगा? दुबली वाली के पास कि मोटी वाली के पास? मोटी वाली के पास। और सेंटर मास नहीं मूव करेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो फिक्स रहेगा, मतलब मोटी अपनी जगह खड़ा रहेगा, दुबली को घुमाते रहेगा। अगर दोनों बराबर मास के हो गए तो सेंटर मास बीच में रहेगा और पता चला दोनों घूम रहे हैं। आर यू गेटिंग? जस्ट आई कैन गिव यू ए बेटर एग्जांपल। सपोजिंग हम कहेंगे, ये दोनों सपोज हम कहेंगे ये एक डंडा है, ये डंडे में इधर को लगा है 2 केजी का मास और इधर को लगा है 10 केजी का मास, इधर लगा है 10 केजी का मास, और पता चला इधर मैं दे रहा हूं कुछ 20 न्यूटन फोर्स और इधर मैं दे रहा हूं 20 न्यूटन फोर्स। अब क्या होगा? घूमेगा, लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0। विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव? नो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे? 10 केजी के पास कि 2 केजी के पास? तो सेंटर ऑफ यहाँ पर कहीं होगा, पास में, नीचे, यहाँ पे। तो आप देखोगे जब ये घूम रहे हैं, ये वाला एक बड़ा सर्किल में घूम रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये बड़ा सर्किल में घूम रहा है, ये छोटे सर्किल में घूम रहा है। आई डू नॉट गेट इट? जैसे आप दोनों फोड़ दोगे, देखोगे ये छोटा सर्किल में घूम रहा है जबकि ये बड़ा वाला सर्किल में घूम रहा है। मान लो इसको 10 की जगह 50 केजी कर देंगे, इसको 1 केजी कर देंगे, तो 1 केजी वाला ही घूमेगा, 50 केजी तो ऑलमोस्ट अपनी जगह पड़ा रहेगा, है कि नहीं? मोटी पतली लड़की का भी कहानी वही था। मोटी वाली तो फायदा उठाया, अपनी जगह होके वो घूम रही है, जबकि पतली वाली उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। समझ में आ रहा है? व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन? बिकॉज सन इज सो मैसिव कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम इज एट द सन। तो सन अपनी जगह हो सकता है स्पिन कर रहा होगा, किसको मालूम है? आग का गोला है ना, अर्थ एंड एवरीथिंग आर मूविंग अराउंड इट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इफ आई कंसीडर द सोलर सिस्टम एज ए सिस्टम, कौन दे रहा है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई बम रखा है, आग लगा है, फट गया, अब बताओ क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स तो दिए नहीं, एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा इधर गिरा, सारे टुकड़े का सेंटर ऑफ मास निकालो, मिलेगा वहीं पे जहां पे बम रखा हुआ था। सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास will be at the position of the bomb only because no external force is applied। बात समझ में आ रहा है? ये है कहानी न्यूटन फर्स्ट लॉ का। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ पूरा समझ में आया है ना? तो मुझे इसलिए सेंटर ऑफ मास को पूरा बताना पड़ा। अभी नाउ यू आर एबल टू इमेजिन कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। समझ में आया नहीं? थोड़ा सा गेस करके बताओ, आखिरी क्वेश्चन है छुट्टी से पहले। ये कोई एक डंडा है, मान लेते हैं कि ये कोई एक डंडा है, ये कोई एक डंडा है, और ऐसा एक सिमिलर डंडा भी है, ये डंडा है ऐसे, अरे पकड़ में आओ, यस, और ये डंडा ऐसा है, ये डंडा इसके साथ चिपक गया है, ये डंडे को इसके साथ चिपक के टी बना दी है। नाउ ये टी वाला डंडा को रेस्ट में रखना है। हमारे पास 2 चॉइस है, आपको बताना है कि कौन सा फिगर सही है। ये एक चॉइस है, इस केस में डंडे को हम ऐसे दिए हैं सपोर्ट और ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है, दूसरे केस में ऐसे दिए हैं सपोर्ट और ये रेस्ट में है। कौन सा फिगर आपको सही लग रहा है? ए और बी?
बिकॉज द सपोर्टिंग पॉइंट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो इन दोनों का बीच में दिया है, जो कि नहीं हो सकता। अकेला रॉड होता, ये अकेला रॉड होता तो शायद ये रेस्ट में रह जाता। अगर ये नहीं होता तो ये रेस्ट में रहता, लेकिन इसको लगाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर गया, तो मुझे पॉइंट ऑफ सपोर्ट को सरकाना चाहिए, तो ये यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है? बड़े खतरनाक खूंखार क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, यूट्यूब में आंसर लिखना। देखते हैं, ये है कोई एक बोट, ये है कोई एक बोट, थोड़ा सोचना है और बताना है। ये है कोई बोट जो पानी के अंदर रखा हुआ है, बोट का अपना कुछ मास है। ये है कोई 50 केजी का आदमी, ये है कोई 100 केजी का आदमी। अब ये दोनों आदमी क्या किए, ये पानी में थे, ये सब कहाँ गया, पानी 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 बनाओ, पानी, पानी भी बना दिया मैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता हूं, पानी भी बन गया। अब ये पानी में ये बोट खड़ा है। अब ये बोट में जो दो आदमी खड़े हैं, वो अगर एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्वेश्चन ये है किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, 50 केजी वाले का कि 100 केजी वाले का। क्वेश्चन क्या है, इफ द टू पर्सन्स इंटरचेंज देयर पोजीशन, क्वेश्चन है इफ द टू पर्सन्स interchange their positions, then whose displacement will be more? किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, 50 केजी वाले का। ये जितना दूर गया हो तो इतना दूर आया, बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम। नहीं बोला किसका ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा क्लू दे सकता हूँ, आप लोग सोच लेना, थोड़ा सा क्लू देता हूँ। सर बोट के इक्विलिब्रियम में है। हाँ, बोट रेस्ट में था, बोट वाज अर्लियर एट रेस्ट। 50 केजी का ज्यादा होना चाहिए, 50 केजी का ज्यादा होना चाहिए। तो आप लिखो चैनल में, हम देखेंगे जस्टिफिकेशन क्या है। थोड़ा सा क्लू देता हूँ आपको कि मान लो कि ये कोई एक बोट है और बोट पे एक आदमी खड़ा है, तो बोट रेस्ट में है, तो आपको मालूम है कि जो सेंटर ऑफ मास है बोट का, वो यहाँ पे नहीं, बोट एंड आदमी का सिस्टम का तो यहाँ पे है कि नहीं, सेंटर से थोड़ा इधर को होगा। अभी अगर ये आदमी दूसरी तरफ चले जाएगा तो सेंटर ऑफ मास को तो उसी के पास ही रहना है, लेकिन अगर ये बोट और आदमी को हम एक सिस्टम मान लेते हैं तो बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं, वो अंदरूनी बात है, सारी अंदर की बात है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है क्या, द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मींस सेंटर ऑफ मास। मतलब अभी जब ये आदमी यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके पास आ जाएगा, और न्यूटन लॉ कहता है कि वो मूव नहीं करेगा। कैसे, मतलब सेंटर ऑफ मास इस आदमी के पास भी रहेगा और जहां था वहीं भी रहेगा। हाउ कम इट इज पॉसिबल, ये जब इधर आया सेंटर ऑफ मास आदमी के पास भी रहेगा और जहां था वहीं भी रहेगा, मतलब इसी लाइन पे ही रहेगा। नहीं होगा क्या, जब वो आदमी चलेगा आगे की तरफ, वो बोट को पुश करते हुए चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बोट चलेगा पीछे। होगा यूं कि जब वो आदमी आके पहुंचेगा कहां पे, वो आदमी आके पहुंचेगा दूसरे एंड में, आप देखोगे बोट भी तब तक यहाँ पे आ गया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आदमी के पास है और जहां था वहीं है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। तो when the man works, the things happen like this. The boat will be automatically displaced in this direction. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ महान चीज है भाई। तुम लोग तो खाली रखा है, धक्का नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, वही सोच के काम निकाल लेते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है, बड़ा खूंखार खतरनाक चीज है। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दिया। कोई अगर पूछेगा आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ यहाँ से यहाँ होगा। अगर ये बोट का लेंथ 10 मीटर है, सपोज लेंथ ऑफ दिस बोट इज 10 मीटर, तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा कि उससे ज्यादा होगा कि उससे कम? काफी कम, क्योंकि बोट सरक रहा था उल्टा। जिसे गॉन से बुलेट निकलता है तो गॉन उल्टा जाता है कि नहीं जाता है? समझ में आ रहा है? ये बात है।
समझ में आया? यस। तो अब आपको सोचना है, ये दोनों आदमी अगर अपने अपनी जगह बदलेंगे तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। फिर मिलेंगे कल की क्लास शाम को 4:30 बजे। 50 का ज्यादा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। जय YouTube में आंसर बताओ।